Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to JK Exam Cracker and welcome to my lecture series. आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास 2 है ऑन कंप्यूटर नॉलेज और इसमें हमारा टॉपिक मैं आप लोगों को कल ही बता चुकी थी कल की क्लास में कि आज की क्लास में हम लोग हार्डवेयर का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज जो है वो करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग अपनी रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी कोर्सेज की नॉलेज दे दूं बिकॉज सुपरवाइजर का एग्जाम आप लोगों को पता है होने वाला है, तो इसके 3 तरह के कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल आप लोग ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेशलाइजेशन पार्ट का है जो आपके 60 मार्क्स का है, दैट इज योर सोशियोलॉजी पार्ट। तो ये भानुप्रिया मैम ने कुछ पार्ट्स आपको मैंने भी करवाए हैं, कुछ पार्ट्स आपको महक मैम ने भी करवाए हैं, तो कुछ टीचर्स ने मिलकर ये पार्ट आपका पूरा कवर करवाया है जो आपके टोटल 5 यूनिट्स है। आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द ऐप जेके एग्जाम क्रैकर, या फिर अगर आप लोगों को फुल कोर्स चाहिए जिसमें कंप्लीट 120 मार्क्स का सिलेबस है, आपके नोट्स हैं, अलॉन्ग विद दैट आपके मॉक्स फीस में इंक्लूडेड है, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपका फुल कोर्स है। उसके बाद आ जाता है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट। तो जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं या सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, वीडियोस यूट्यूब पर भी मिलते हैं और सारे वीडियोस जो यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं उसके पीडीएफ्स आपको इस मॉक्स में मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट अलग से सारे मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज, देन आपको फुल टेस्ट भी आप लोगों को जल्दी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ आप लोगों के बाकी के जो अपकमिंग एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, ये वैकेंसीज आने भी वाली हैं आफ्टर द इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है खत्म हो जाए उसके बाद ही आएंगी। तो ये कोर्सेज भी आप पर अवेलेबल है एंड 2 न्यू कोर्सेज are going to start on 28th of April। जेकेपी कांस्टेबल और इंस्पेक्टर का जो बैच है नया वो स्टार्ट होने वाला है 28th of April को, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड है, नोट्स इंक्लूडेड रहेंगे, आपको एक ग्रुप रहेगा फॉर द डाउट डिस्कशन एंड आपको अपडेटेड एमसीक्यूज जो है वो भी साथ के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एवरीबॉडी वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट का टॉपिक भी खत्म होता है। जब हम सिलेबस देखते हैं डिफरेंट एग्जाम्स का, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर का देख लो, जूनियर असिस्टेंट का देख लो, पटवारी का देख लो या पुलिस का ही देख लो, तो जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है ना वो अलग दिया हुआ है ना, और आपको इनपुट एंड आउटपुट का पार्ट अलग से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन यहां से मैं हर क्लास में बताती हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर में ही आपका कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर में आते हैं। हम इसी के साथ ये सारा का सारा पार्ट जो है वो कवर कर लेंगे। तो हमने ये चीज अपने डिटेल लेक्चर में भी पढ़ी है कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर इज अ टैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जो फिजिकल है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम चला सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर है। और हार्डवेयर हमारा इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, देन हमारी मेमोरी में भी कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जैसे कि आपका सीपीयू है वो भी कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है। तो ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में आती है। जो डिटेल लेक्चर मैंने आपको एप्लीकेशन पे करवाया हुआ है, हर एक डिवाइस के यूजेस आप लोगों को करवाया हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी इन डिटेल करवाया हुआ है, आप लोग कोर्स ज्वाइन करके वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक, आज हम लोग करेंगे इसके रिविजन थ्रू MCQs। So let's begin with question number 1। और question number 1 सबको दिख रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब लोग आंसर करेंगे। बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ। टोटल 30 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। हाँ जी, तो क्या बोला है, पावर बंद होने के बाद भी कौन सा कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट है जो डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इज इट सीपीयू, रैम, एचडीडी दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो देखो, हम सबको पता है सीपीयू जो है वो डेटा कैलकुलेशन के लिए होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है ना, एग्जीक्यूशन के लिए करता है, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करता है। रैम जो है ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ये भी सबको पता है, जो डेटा इंस्ट्रक्शन सिर्फ तब तक होल्ड करती है जब तक उसको सीपीयू एग्जीक्यूट ना कर ले। उसके बाद आता है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारी कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी आती है। और हम लोगों को ये भी पता है जो सेकेंडरी मेमोरी है वो भी एक तरह की परमानेंट मेमोरी है ना। अब चाहे ही आपके सिस्टम को पावर सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसमें जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा। इसमें जो भी आपने फाइल्स, वीडियोस, लेट्स से पिक्चर्स आपने रखी हैं वो एज इट इज रहेंगी, डेटा वहीं पर रहेगा, है ना। तो वो हो गया आपका आंसर एचडीडी। और पीएसयू जो है इट इज फॉर द पावर कन्वर्शन, पावर सप्लाई के लिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सपेंशन कार्ड का क्या पर्पस होता है? ऑप्शंस रीड करेंगे और आप लोग सही से आंसर करेंगे। टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोसेसिंग पावर, टू एक्सपैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट। ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। तो बताइए सही आंसर। हाँ जी, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। ये जो आपका एक्सपेंशन कार्ड होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन बोर्ड, या फिर हम इसे एड ऑन कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे एड ऑन कार्ड भी कहते हैं, इसे एक्सपेंशन बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर लगाया जाता है? हमारे सिस्टम में जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है, हम इसको वहां पर इंसर्ट करते हैं। फॉर व्हाट? टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी को इनहांस करने के लिए, जो उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनहांस करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड्स का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट, to expand the functionality of the system. Done. Let's move question number 3 देखेंगे अब हम लोग। Which component of computer system converts electricity from the wall outlet into usable power for computer's component? ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो आपके घर में बिजली आ रही है उसको कन्वर्ट करता है एक यूजेबल पावर में, ताकि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको यूटिलाइज कर पाए? इज इट सीपीयू, इज इट रैम, एचडीडी, या फिर पीएसयू? यहाँ से एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, ये फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। हाँ, तो पावर सप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है? पीएसयू। आंसर हमारा डी है। अब इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो पावर सप्लाई यूनिट है दैट इज पीसीयू, ये बेसिकली क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है इनटू डायरेक्ट करंट। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, फॉर एग्जांपल योर पर्सनल कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो जो है वो किसके ऊपर रन करते हैं? डायरेक्ट करंट के ऊपर रन करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो इसीलिए वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए जो हमारे सिस्टम्स में कंपोनेंट होता है वो होता है पीएसयू, दैट इज पावर सप्लाई यूनिट। ऑलराइट एवरीबॉडी, यहाँ पर लिखा भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वॉल आउटलेट इनटू यूजेबल पावर फॉर द कंप्यूटर्स कंपोनेंट। तो आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राफिक कार्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? What are the options? To provide additional storage space, to display graphics on the monitor, to increase the speed of the CPU, to store program instructions. तो ग्राफिक कार्ड्स का क्या यूज होता है? बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफिक्स देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, मूविंग इमेजेस देख सकते हो, कलरफुल इमेजेस देख सकते हो। दिस इज ऑल विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिक कार्ड। तो आपके डिस्प्ले जो है, आपका मॉनिटर है, उस पर ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए ग्राफिक कार्ड्स का यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which component of computer system connects all other components together and allows them to communicate with each other? कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने में कौन सा कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर है जो हेल्प करता है? इज इट सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड या पीएसयू? तो यहाँ से हमें पता है मदरबोर्ड, जिससे आप लोग मेन बोर्ड भी कहते हो, है ना। दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड, इसे हम लोग एम बोर्ड भी कहते हैं, है ना। सो मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू? मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था, क्योंकि हम बेसिक कंपोनेंट्स ही कर रहे थे कल की क्लास में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू? बताइए। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये तो सीपीयू का काम है ना। स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, क्या सीपीयू डेटा परमानेंटली स्टोर करता है? नहीं, सीपीयू सिर्फ किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को सिर्फ तब तक होल्ड करता है जब तक उसको एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बिल्कुल सही। अदर कंपोनेंट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, कौन करता है? सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट है वो करता है। तो ये भी इसका प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। Which unit of CPU interprets program instructions and direct the flow of data between CPU and other components? बताइए। ALU, CU, मेमोरी यूनिट या इनपुट यूनिट? तो बेसिकली क्या बोला है
कि इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना या फिर सीपीयू और अदर कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करना, डेटा फ्लो को मेंटेन करने का कौन सा ऐसा सीपीयू का कंपोनेंट है जो काम करता है। तो हमें एक चीज पता है कि सीपीयू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज एएलयू, दूसरा होता है सीयू दैट इज द कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, और लॉजिक यूनिट का काम होता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रायोरिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करवाना। उसके बाद सीयू का क्या काम होता है, सारा डेटा फ्लो को कंट्रोल करना, कंपोनेंट्स के बीच में या अदर डिवाइसेस के बीच में, पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं ये देखना। तो यहाँ पर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच वन इज द राइट आंसर, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, विच फैक्टर प्राइमरीली डिटरमिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू की परफॉर्मेंस किससे डिटरमिन होती है, उसकी क्लॉक स्पीड से, नंबर ऑफ कोर्स से, कैश साइज से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। बताइए करेक्ट आंसर, देन हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले आ जाता है क्लॉक स्पीड। क्या क्लॉक स्पीड सीपीयू की परफॉर्मेंस डिटरमिन करती है? बिल्कुल करती है। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस क्लॉक स्पीड? क्लॉक स्पीड इज बेसिकली द नंबर्स ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकंड। एक सेकंड में सीपीयू कितने साइकिल्स को एग्जीक्यूट करता है, उससे हम लोग क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूं, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड। और आपको पूछा भी जा सकता है क्लॉक स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। डन। उसके बाद नंबर ऑफ कोर्स आता है। नंबर ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कोर्स का मतलब होता है, देखो कोर का मतलब क्या होता है, एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का। ठीक है, अब नंबर ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, जितने ज्यादा कोर्स होंगे एक सीपीयू में उतना ही ज्यादा मतलब सीपीयू जो है वो एफिशिएंट होगा, आपका प्रोसेसर जो है एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट एज एन वो उतने ही ज्यादा टास्क को साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो नंबर ऑफ कोर्स भी ज्यादा होने चाहिए, क्लॉक स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए। कैश साइज, कैश मेमोरी का हम यूज कब करते हैं, जब देखो जो फ्रीक्वेंटली डेटा एक्सेस कर रहा है सीपीयू, उसको लिए हमारा सिस्टम जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज बना लेते हैं कि सीपीयू को जो भी डेटा बार बार चाहिए फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहा है वो इस मेमोरी से उठा ले। तो ज्यादा जो भी डेटा सीपीयू को एक्सेस करना है, अगर उसकी एक अच्छी खासी कैश मेमोरी बनी होगी, हमारे पास कैश होगी, तो डेटा वहीं से उठाया जाएगा, जिससे क्या होगा, सीपीयू का टाइम जो है वो सेव होगा, सीपीयू ज्यादा टाइम के लिए आइडल नहीं रहेगा। राइट, सो इसीलिए इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। Now I have explained all the options to you. I hope this is clear to you now. आंसर हमारा D है। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड लूजेस इज कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर बंद होने पर कौन सी मेमोरी जो है वो अपने कंटेंट्स को लूज कर दे। बेसिकली क्या बोला है, वॉलेटाइल इन नेचर। तो जो हमारी रैम होती है इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, और जबकि हम लोग बात करें रोम की, रोम इज नॉन वोलेटाइल, इट इज अ परमानेंट मेमोरी, रैम इज टेम्परेरी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर दैट इज बायस। बायस क्या है, एक तरह का फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिस्टम में डाले जाते हैं, और ये सिस्टम को बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और ये जो फर्मवेयर्स होते हैं, बेसिकली ये वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, हमारे सिस्टम की परमानेंट स्टोरेज में होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारी सिस्टम की परमानेंट मेमोरी में होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ये डाले जाते हैं। और कौन सी होती है, वो रोम होती है। राइट, इट इज रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है, आपको BIOS बायोस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी ध्यान रखना। चलो, which type of memory is typically smaller in size but faster in terms of access speed? एक्सेसिंग स्पीड ज्यादा है लेकिन साइज स्मॉल है। जब हम मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो सबसे ज्यादा स्पीड हम लोग कहें तो वो किसकी होती है, रजिस्टर्स की होती है, मतलब एक्सेसिंग स्पीड, क्योंकि ये सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है। उसके बाद स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी की, है ना, जो आपकी कैश होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जो आपकी रैम एंड ऑल आ जाती है, और उसके बाद आपकी आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, स्पीड के टर्म्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्पीड रजिस्टर्स, उसके बाद कैश, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, फिर आती है हमारी
क्या सेकेंडरी मेमोरी। बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग साइज देखें, स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो रजिस्टर्स की सबसे कम होती है, उसके बाद कैश, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे ज्यादा जो है वो किसकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की होती है। मतलब साइज के केस में दिस इज एट नंबर 1 और उसके बाद ऐसे ऐसे कम होती जाती है। ठीक है, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पर, रजिस्टर्स की है, बट इट इज नॉट इन द ऑप्शंस। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, कैश मेमोरी, क्योंकि हमें पता है रैम से भी ज्यादा स्पीड से हमें डेटा एक्सेस करना तो वो कैश मेमोरी से होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। अब आता है कंसेप्ट वर्चुअल मेमोरी का, ये हमने पढ़ रखा है और बहुत अच्छे से समझा है हमने इसको। तो फ्रॉम द ऑप्शंस प्लीज रीड कीजिए और बताइए व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज स्पेस फॉर यूजर डेटा, डेटा यूजर के डेटा के लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करती है। टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने में काम आती है। टू एक्सटेंड द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी बाय यूजिंग दिस स्पेस, जो मेमोरी ऑलरेडी फिजिकली अवेलेबल है उसको एक्सटेंड कर देती है। या फिर टू स्टोर एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये इस तरह की मेमोरी है जो हमारी एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज होती है। ठीक है, जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो हमारा सीपीयू यूटिलाइज कर रहा होता है वाई प्रोसेसिंग सम टास्क और एग्जीक्यूटिंग सम इंस्ट्रक्शंस, कौन सी यूज कर रहा होता है, रैम यूज कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं और रैम फुल हो गई, अब क्या होगा, प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। उस वक्त हमें पता भी नहीं चलता, हमारे प्रोग्राम्स वैसे ही रन करते रहते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या करता है, एक डिस्क में स्पेस जो है वो यूटिलाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और सारा जो डेटा है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, वर्चुअल मेमोरी में। ये जो डिस्क की स्पेस होती है, यहाँ पर डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, जो सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग चल रही है। उसके बाद जब रैम फ्री हो जाते हैं, ये वापस सारा डेटा रैम में शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक्सटेंडेबल मेमोरी है, टू एक्सटेंड द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्कैनर। अब स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्कैनर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, पहली चीज, स्कैनर का काम क्या होता है, जो भी हमारी हार्ड कॉपीज हैं उनको सॉफ्ट कॉपीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपीज में, या फिर जैसे कि हम ऑप्शंस में से देखें, कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल इमेजेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रोफोन एज एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहली चीज हमें बता दिया कि माइक्रोफोन जो क्या है वो एक इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इनटू ऑडियो सिग्नल्स। ठीक है, अब ये काम क्या है इसका, रिकॉर्डिंग ऑडियो इनपुट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, बड़े आगे, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। एक चीज हम लोगों ने अभी सीखी स्कैनर के बारे में। स्कैनर ने क्या बोला, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है ये। अब हमको क्वेश्चन पूछा है उल्टा, कि हमारी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो सॉफ्ट कॉपीज है, अब हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। अब कौन सा डिवाइस यूज होगा, तो उसके लिए आपका जो कंपोनेंट यूज होता है इट इज प्रिंटर। और प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। प्लीज रिमेंबर दिस। तो आंसर हमारे पास क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम। आंसर इज प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ऑन अ लार्जर स्क्रीन और सरफेस। एक फ्लैटेंड बिग सरफेस पे, लार्जर सरफेस पे आपके सिस्टम में जो इमेजेस हैं आपको वहां पर डिस्प्ले करवानी है, एक लार्जर सरफेस पे। इट कैन बी अ वॉल या फिर कुछ भी लार्जर सरफेस हो सकता है। तो आप किसका यूज करेंगे, कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे, प्रिंटर? नहीं, प्रिंटर तो प्रिंट के लिए होता है, कन्वर्टेड इनटू हार्ड कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज को करता है ना। मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट होता है, प्रोजेक्टर बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो एक तरह का स्कैनर है ना, बारकोड्स को रीड करता है। प्रोजेक्टर इसका सही आंसर है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और प्रोजेक्टर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये भी याद रखना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ OCR टेक्नोलॉजी। OCR की टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इसमें से क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए OCR क्या है। OCR एक तरह का स्कैनर होता है।
ठीक है, विच मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये है इसकी फुल फॉर्म। दूसरा, इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ OCR? इसका क्या काम है कि ये जो हैंड रिटन टेक्स्ट होता है, हैंड रिटन टेक्स्ट को रीड करके उसको कन्वर्ट कर सकता है डिजिटल टेक्स्ट में। ठीक है, सो फ्रॉम द ऑप्शन व्हाट इज द राइट आंसर? फेशियल रिकॉग्निशन नहीं, रीडिंग हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल, कन्वर्टिंग स्कैन डॉक्यूमेंट जो सर्चेबल पीडीएफ्स नहीं, स्कैनिंग फिंगरप्रिंट्स नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। What type of characters are typically printed using MICR ink? Now what is this MICR? तो MICR का फुल फॉर्म सब लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। What is the full form of MICR? और ये क्या है? ये भी एक तरह का स्कैनर होता है, which means it is an input device. राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसके बारे में क्या याद रखना है कि MICR जो है वो कहां पर यूज होता है? बैंक्स में यूज होता है। फॉर व्हाट? फॉर रिकॉग्नाइजिंग चेक यूनिक नंबर। एक चेक का यूनिक नंबर जो होता है उसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, उसको रीड करने के लिए। अब उसको रीड करने के लिए हम अलग से डिवाइस की यूज करें, क्योंकि वो एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप उसे MICR इंक भी बोलते हैं। डन। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बिल्कुल। एंड इन सर्टेन बुक्स यू विल सी कि रीडर की जगह रिकॉग्निशन लिखा हुआ, तो वो गलत नहीं है। ठीक, अच्छा, तो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? हमने बोल दिया चेक का यूनिक नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करता है, तो वो होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बारकोड्स को कौन रीड करता है? बारकोड रीडर। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को MICR, हैंड रिटन टेक्स्ट को OCR। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। OMR technology is commonly used in which of the following applications? अब नेक्स्ट स्कैनर हम लोगों को दे दिया OMR। OMR का फुल फॉर्म सब लोग लिखेंगे। ये भी एक स्कैनर है एंड ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस है। ठीक, OMR का फुल फॉर्म लिखा सबने, इट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसका यूज कहां पर होता है? ऑप्टिकल मार्क्स को रीड करने के लिए। और बेसिक एप्लीकेशन क्या है? जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप लोगों को एक OMR शीट मिलती है इस तरीके की, है ना, जिसमें आप लोगों को ऐसे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर की फॉर्म में या फिर सर्कल की फॉर्म में ऐसे आप लोगों को दिए होते हैं स्पॉट्स। जो भी आपका करेक्ट आंसर होता है आपको उसमें वो फिल इन करना होता है। तो उस मार्क्ड पॉइंट को ये क्या करते हैं? रीड करते हैं। डन। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ग्रेडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर सी। किस लिए होता है? MCQs को रीड करने के लिए, बेसिकली मार्क्स को एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो सी इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन: टाइपिंग अ पासवर्ड, स्वाइपिंग अ मैग्नेटिक कार्ड, स्कैनिंग अ फिंगरप्रिंट, आंसरिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करता है। ठीक है, इट कैन बी योर वॉइस रिकग्निशन, इट कैन बी योर फेस रिकग्निशन, इट कैन बी योर इरिस ऑफ द आई जो है आपका उसकी रिकग्निशन, और योर फिंगरप्रिंट, कुछ भी हो सकता है। सो स्कैनिंग ऑफ फिंगरप्रिंट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आंसर इज सी, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करता है और वैलिडेट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर कौन से टाइप का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, लेजर या लाइन प्रिंटर? तो हमको पता है प्रिंटर्स जो है बेसिक हम लोग देखें उसकी कैटेगराइजेशन, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? जो पेपर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आके प्रिंटिंग करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं? कि वो फिजिकल टच में नहीं करते पेपर के साथ, विदाउट एनी फिजिकल टच वो पेपर पे प्रिंटिंग करते हैं। और इसकी हमने सब कैटेगरीज जो है वो भी पढ़ रखी है, मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, है ना। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है एक कन्वेंशनल या फिर पुराने टाइप का प्रिंटर है, और इसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में लेके आते हैं। पेपर के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आके प्रिंट करता है और इसका नाम डेजी व्हील क्यों है? क्योंकि डेजी फ्लावर जो है उसके जैसा इसकी लुक होती है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन
आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इवन आफ्टर द वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर का कोई एप्लीकेशन मुझे बताएंगे आप लोग कि कहाँ पर ये प्रिंटर जो है वो यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर दैट हैज ओनली वन प्रोसेसर, एक कंप्यूटर जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीमीटर। तो जिस भी कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनी प्रोसेसर। यूनी मीन्स वन, सिंगल। सो ऑप्शन है ए आंसर हमारा। Let's move question number 23. What type of device converts digital signals into a form that is intelligible to the users? आप डिजिटल सिग्नल्स को एक डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में कि यूजर्स जो हैं वो उसको समझ पा रहे हैं, यूजर्स जो हैं उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं? ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? बताइए, थोड़ा सा ध्यान अपने दिमाग पे फोकस कीजिए और बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्रॉम द ऑप्शंस है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, स्क्रीन है, आप स्क्रीन से ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अ फॉर्म कि आपको स्क्रीन पे समझ आ रहा है। प्रिंटर हमें प्रिंट देता है, इस फॉर्म में देता है कि हमें समझ आ रहा है। प्रिंटर को थोड़ी पता पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नहीं पता ना। मॉनिटर को थोड़ी पता स्क्रीन के ऊपर ये क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, नहीं पता। वो मशीन है, वो डिजिटल सिग्नल्स में काम करती है, वो बाइनरी में काम करती है, लेकिन आउटपुट हमें इस फॉर्म में देती है कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, ह्यूमन इंटेलिजिबल हो। सो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन आ गया डी हमारा करेक्ट आंसर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। Which of the following groups are only input devices? इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या जॉयस्टिक। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, बोथ सी एंड डी। आगे देखते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट। माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ सी एंड डी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कीबोर्ड कीज पर क्वेश्चन है ये। व्हाट इज इट? कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज डैश कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, एडजस्टमेंट कीज। तो जो आपके कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कीज होती हैं, ये अगर हम लोग अकेले प्रेस करें आपके कीबोर्ड पे तो इनका कोई भी काम नहीं होता। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, किसी ना किसी की के साथ कंबाइन होकर ये कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं और किसी ना किसी तरह का मॉडिफाई करती हैं, जो भी जिसके साथ भी हम ये लगाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें मॉडिफायर कीज कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन कीज। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा सब लोग। फंक्शन कीज कितनी होती है? टोटल 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं? जो A to Z आपकी होती हैं अल्फाबेट वाली, और 0 to 9 जो आपकी न्यूमेरिक कीज होती हैं, दीज आर बेसिकली द अल्फा न्यूमेरिक कीज। ओके, चलो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 26। देखो जल्दी से। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टेक कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर केस? आपको कैरेक्टर्स को, फॉर एग्जांपल लोअर केस है तो उसको अपर केस करना है, या अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसके लिए कौन सा इसमें से की यूज करते हो? एक तो हमारे पास होता है कैप्स लॉक, है ना, कि अगर लोअर केस चल रहा है तो वो अपर केस में हम कर सकते हैं क्लिक करके, और अगर अपर केस है तो लोअर केस में। एक जो आप कंबाइन कर सकते हैं किसी, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ए के साथ प्रेस करती हूँ तो वो कैपिटल ए हो जाएगा, कैपिटल ए ऑलरेडी होगा, उसके साथ प्रेस करती हूँ कॉम्बिनेशन में तो वो स्मॉल ए हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा, तो वो आपका शिफ्ट होता है। ठीक है, आप जिस भी कैरेक्टर के साथ कर रहे हैं उसका अपोजिट केस में आपका टाइप होके आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। माउस इज पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, बिल्कुल सही। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है। कर्सर कंट्रोल डिवाइस, बिल्कुल सही। ये जो कर्सर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऐसे एरो की फॉर्म में, इसको भी तो कंट्रोल करता है ना आपका माउस, तो इट इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस। मॉनिटरिंग डिवाइस ये नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो डी इज द राइट आंसर। 28 देखो जल्दी से। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर माउस पहली बार किसने बनाया? इज इट डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डेनियल कॉफर, रॉबर्ट जोवास्की? ये पढ़ रखा है हमने, मुझे लगता है ये आपको आना भी चाहिए। तो कंप्यूटर माउस डेवलप करने वाले कौन हैं? डगलस एंजलबर्ट, और ये मुझे आप लोग बताएंगे व्हेन। चलिए क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर की स्क्रीन है और उस पे जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं?
इन नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज, बताइए जल्दी से। हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही क्लियर आप लोगों की इमेज होगी, उतने ही ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी, है ना? सो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है? इज इट VDT, कीबोर्ड, प्रिंटर या लेजर? VDT का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। इसका फुल फॉर्म भी आपको आ सकता है, सो ये याद रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, क्या कीबोर्ड इनपुट एंड आउटपुट बोथ है? कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना? अब इसमें से देखें इनपुट और आउटपुट कौन सा है? वो है हमारा VDT। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? एक मॉनिटर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड, ठीक है। इसमें एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल इसे क्यों कहा जाता है? कि फॉर एग्जांपल कोई भी टाइपिंग एरर होते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए इसके साथ मतलब व्यू एंड करेक्शन करने के लिए, व्यू करने के लिए मॉनिटर, करेक्शन करने के लिए कीबोर्ड जो है वो दिया जाता है। इस तरह के टर्मिनल्स को हम विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल्स कहते हैं, VDT कहते हैं, ठीक। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। And with this, some important MCQs or revision MCQs on hardware input output devices is done. So ये था आपका आज का लेक्चर। इसके साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो रिगार्डिंग द कोर्सेज। अब ये जो आप लोगों को नोट्स या फिर ये वीडियो लेक्चर्स जो डिटेल्ड हैं कहाँ पर मिलेंगे? आप लोगों को कोर्सेज में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल सुपरवाइजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी आपके पास ये अवेलेबल है। मॉक टेस्ट और ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जूनियर असिस्टेंट, पटवारी या सुपरवाइजर के मॉक्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। कांस्टेबल और SI का नया बैच, ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, नया बैच जो है वो 28 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको जस्ट डाउनलोड करना है JK एग्जाम क्रैकर ऐप और आप लोग वहां से रजिस्टर कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू द कोर्सेज और जिन्होंने पहले कोर्स ज्वाइन किया है और रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट, वो कमेंट कर सकते हैं बिलो द वीडियो, ठीक। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।